सन 1943 की गर्मियों में एक युद्ध के बीच जो यूरोप को चीर रहा था, पूर्वी मोर्चे पर एक उभार दो सेनाओं का ध्यान केंद्र बन गया। कुर्स्क, रूस के पश्चिम का एक शहर, पिछले सर्दियों में सोवियत प्रगति के बाद जर्मन लाइनों में उभरा हुआ था। हिटलर के लिए इस उभार को कुचलना स्टालिनग्राद के बाद खोई हुई पहल को वापस पाने का एक तरीका था। स्टालिन के लिए इसकी रक्षा करना अपनी सेना की पुनः स्थापना की पुष्टि करना था। दोनों पक्षों ने विशाल बलों को एकत्र किया। जर्मनी ने 9 लाख पुरुषों, 2700 से अधिक टैंकों और हजारों तोपों को केंद्रित किया। सोवियत संघ, जो अपनी खुफिया नेटवर्क द्वारा सतर्क किया गया था, ने 10 लाख से अधिक सैनिकों और 6 सुदृढ़ रक्षा क्षेत्रों के साथ अभूतपूर्व सुरक्षा की तैयारी की। कई हफ्तों तक कुर्स्क का उभार खाइयों, बारूदी सुरंगों और तोपखाने की स्थितियों से भर गया, जबकि टाइगर, पैंथर और T-34 टैंक एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे जिसे सभी निर्णायक मानते थे। 5 जुलाई को इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई शुरू होने वाली थी। केवल एक क्षेत्र पर नियंत्रण का सवाल नहीं था, पूर्वी मोर्चे के भाग्य का निर्धारण होना था। कुर्स्क में किसने अपनी ताकत थोप दी? जर्मनी और सोवियत संघ के बीच टकराव का मूल। द्वितीय विश्व युद्ध केवल एक कारण से शुरू नहीं हुआ था। यह वर्षों की राजनीतिक तनाव, विचारधाराओं के बीच प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक संकटों का परिणाम था, जिन्होंने 2 विश्व युद्धों के बीच के काल में यूरोप को बदल दिया। 1919 में वर्साई की संधि के बाद जर्मनी को मिली कठोर हार के परिणाम स्वरूप एडोल्फ हिटलर और उसकी पार्टी ने देश को उसकी शक्ति लौटाने और उसके क्षेत्र को विस्तार देने का वादा किया। उसी समय सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन एक कम्युनिस्ट शासन को सुदृढ़ कर रहे थे, जिसे पश्चिम और बर्लिन दोनों में संदेह की नजर से देखा जा रहा था। अपने मतभेदों के बावजूद अगस्त 1929 में हिटलर और स्टालिन ने एक असहमति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे मोलोतोव-रिब्बेंट्रॉप संधि के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक समझौते के अतिरिक्त इसमें पूर्वी यूरोप को बांटने के लिए गुप्त प्रोटोकॉल भी शामिल थे। इस संधि की बदौलत हिटलर ने 1 सितंबर 1929 को पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। थोड़े ही समय बाद सोवियत सैनिकों ने पोलैंड के पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया, जैसा कि संधि में तय किया गया था। पश्चिमी यूरोप के युद्ध में प्रवेश के साथ हिटलर की नजरें अब पूर्व की ओर थीं। वह जर्मनी के लिए अधिक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था, जिसे वह जीवन क्षेत्र कहता था। 22 जून 1941 को जर्मनी ने ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया, जो उस समय तक का सबसे बड़ा स्थल आक्रमण था, जिसका उद्देश्य लाल सेना को नष्ट करना और सोवियत संसाधनों पर कब्जा करना था। शुरुआत में जर्मन सैनिकों ने तेजी से बढ़त बनाई, जिससे सोवियत संघ को भारी मानव और क्षेत्रीय नुकसान हुआ। हालांकि कई कारणों ने इस आक्रमण को जटिल बना दिया। आपूर्ति की कमी, रूसी क्षेत्र की विशालता, लाल सेना की प्रतिरोधक क्षमता और सर्दी, जिसने 1941 के अंत में जर्मनों को मास्को के द्वार पर रोक दिया। जो बिजली गति से युद्ध पश्चिमी यूरोप में सफल रहा था, वह पूर्व की विशाल समतल भूमि में प्रभावी नहीं हुआ। 1942 में जर्मनी ने ऑपरेशन ब्लू के माध्यम से फिर से पहल हासिल करने की कोशिश की, जिसका लक्ष्य काकेशस के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करना और स्टालिनग्राद को जीतना था। हालांकि उन्हें कुछ प्रारंभिक सफलताएं मिलीं, यह अभियान अंततः फरवरी 1943 में जर्मन छठी सेना के आत्मसमर्पण के साथ विफल हो गया। इस हार ने जर्मन मनोबल को गंभीर झटका दिया और पूर्व में उनके विस्तार की योजनाओं को विफल कर दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, शक्ति संतुलन बदलने लगा। लाल सेना खुद को पुनर्गठित कर रही थी और अपनी ताकत वापस पा रही थी। इसके विपरीत जर्मनी को ऐसी क्षतियां हो रही थीं जिन्हें वह आसानी से पूरा नहीं कर सकता था, और उसकी सैन्य अर्थव्यवस्था सोवियत औद्योगिक प्रयास के सामने कमजोर पड़ने लगी थी। इस नए परिदृश्य में कुर्स्क का उभार एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। 1942 से 43 की सर्दियों के पीछे हटने के बाद सोवियतों ने एक विशाल क्षेत्र को मुक्त कर लिया था, जिसमें कुर्स्क भी शामिल था। इस स्थिति ने जर्मन लाइनों में एक उभार पैदा कर दिया, जिसने वेहरमाच को एक अवसर प्रदान किया। एक पेंच जैसी रणनीति से हमला कर बड़ी संख्या में सोवियत सैनिकों को घेर कर नष्ट करना और पहल को फिर से हासिल करने की कोशिश करना। हिटलर और उसके जनरलों के लिए कुर्स्क में की जाने वाली कार्रवाई, जिसे उन्होंने ऑपरेशन सिटाडेल नाम दिया था, पूर्वी मोर्चे पर किस्मत को बदलने का आखिरी बड़ा अवसर माना जा रहा था।
लेकिन 1943 तक लाल सेना 1941 की तुलना में बहुत अलग हो चुकी थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा था, अपने हथियारों को बेहतर किया था और प्रतिरोध के लिए तैयार थी। उसी समय पश्चिम में मित्र राष्ट्र सिसिली में उतरने की तैयारी कर रहे थे और सोवियत संघ को उधार और किराया कार्यक्रम के माध्यम से भारी मात्रा में सैन्य सामग्री की आपूर्ति कर रहे थे। युद्ध अब केवल अलग अलग लड़ाइयों की श्रृंखला नहीं रह गया था, यह एक वैश्विक संघर्ष बन चुका था जहां हर रणनीतिक कदम का प्रभाव सभी मोर्चों पर पड़ता था। कुर्स्क की लड़ाई की तैयारी इसी संदर्भ में शुरू हुई। जर्मनों को भरोसा था कि उनके नए टैंक जैसे कि टाइगर और पैंथर संख्यात्मक कमियों को पार कर सकते हैं। सोवियतों ने अपनी जासूसी नेटवर्क की बदौलत जर्मन योजनाओं के बारे में चेतावनी मिलने पर एक गहराई में रची गई रक्षा व्यवस्था तैयार की, जिसका उद्देश्य जर्मन हमले को रोकना और उसे थका देना था ताकि वे अपना पलटवार शुरू कर सकें। इस तरह 1943 के मध्य में दोनों सेनाएं एक विशाल टक्कर के लिए तैयार हो रही थीं। एक ऐसी लड़ाई जो केवल पूर्वी मोर्चे के नियंत्रण को ही नहीं बल्कि यूरोप में युद्ध के भविष्य को भी परिभाषित करने वाली थी। स्टालिनग्राद, वह आघात जिसने जर्मन आक्रमण को रोक दिया। फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद का पतन द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पहली बार एक पूरी जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण किया। 90,000 से अधिक सैनिकों ने फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पाउलुस के नेतृत्व में एक पूरी तरह से ध्वस्त शहर में अपने हथियार डाल दिए। इस हार ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की दिशा बदल दी। अब तक वेहरमाच पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी, लेकिन स्टालिनग्राद में उसने पहल खो दी। उस क्षण से लाल सेना ने आक्रामक होना शुरू कर दिया। जर्मन अजेयता की छवि हमेशा के लिए टूट गई। इसके परिणाम तुरंत महसूस किए गए। जर्मनी को रूस के दक्षिण में कई स्थानों से पीछे हटना पड़ा। जर्मन सेनाएं जो पहले से ही भारी क्षति झेल चुकी थीं और जिन्हें अब पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था, पहले जैसे बड़े हमले नहीं कर सकती थीं। इसके विपरीत सोवियत संघ ने अपनी ताकत वापस पाई, अपनी सेना का पुनर्गठन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। स्टालिनग्राद की तबाही ने जर्मन सेना के भीतर गंभीर समस्याएं भी उजागर की। आपूर्ति की कमी, सैनिकों और उनके अड्डों के बीच की दूरी और यह तथ्य कि हिटलर सामरिक पीछे हटने की अनुमति नहीं देता था, स्थिति को और भी बदतर बना दिया। जर्मनी के सहयोगी कई सैनिक जैसे कि रोमानियाई और इटालवी सोवियत हमलों का सामना नहीं कर सके, जिससे जर्मन बल और भी अधिक उजागर हो गए। सोवियत संघ के लिए स्टालिनग्राद में जीत एक सैन्य और राजनीतिक विजय थी। इसने दुनिया को दिखाया कि सोवियत प्रतिरोध यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना को पराजित करने में सक्षम था। देश के भीतर यह लड़ाई राष्ट्रीय एकता और दुश्मन के सामने शक्ति का प्रतीक बन गई। स्टालिनग्राद के बाद लाल सेना ने कई आक्रामक अभियानों की शुरुआत की। उन्होंने कुर्स्क, बेलगोरोद और खारकोव जैसे महत्वपूर्ण शहरों को मुक्त कर लिया। हालांकि इतनी तेजी से हुए ये अभियान सोवियत मोर्चों को बहुत दूर तक खींच ले गए और जर्मनों ने इसका लाभ उठाकर मार्च 1943 में एक जवाबी हमला किया। एरिक वॉन मैनस्टीन के नेतृत्व में जर्मनी ने एक आक्रामक अभियान में खारकोव को पुनः प्राप्त कर लिया, जिसने यह दिखाया कि वे अब भी खतरनाक हो सकते हैं। इस अस्थायी जीत ने हिटलर और उसके जनरलों को स्थिति को फिर से बदलने के लिए एक नया हमला शुरू करने की आशा दी, ऑपरेशन सिटाडेल। स्टालिनग्राद के बाद जर्मनी में युद्ध चलाने का तरीका भी बदल गया। हिटलर ने सैन्य निर्णयों में पहले से भी अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अपने ही जनरलों पर अविश्वास करने लगा। इससे निर्णय प्रक्रिया धीमी और कम लचीली हो गई। इस हार ने जर्मनी में मनोबल को भी प्रभावित किया। हालांकि प्रचार तंत्र ने इस नुकसान की गंभीरता को कम करने की कोशिश की, लेकिन यह सभी के लिए स्पष्ट था कि हालात बदल चुके थे। पूर्व में तेज जीत की आशा अब समाप्त हो चुकी थी। सैन्य दृष्टि से स्टालिनग्राद ने जर्मनी को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि वह अब केवल तेज और आश्चर्यजनक हमलों के बल पर युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध अब एक प्रतिरोध की लड़ाई बन चुका था, जहां संसाधन, आपूर्ति और सैनिकों व सैन्य सामग्री को पुनः भरने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण थी। इस क्षेत्र में सोवियत संघ को अपनी विशाल जनसंख्या और अमेरिका व ब्रिटेन की सहायता के कारण बढ़त हासिल थी। स्टालिनग्राद से मिली कठिन सीख के बावजूद हिटलर ने एक और बड़े आक्रमण पर दांव लगाने का फैसला किया। कुर्स्क इसका लक्ष्य बन गया। योजना थी कि कुर्स्क के उभार पर केंद्रित हमला किया जाए, उसे घेर लिया जाए और लाल सेना के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया जाए।
लेकिन 1943 तक लाल सेना 1941 की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी गलतियों से सीखा था, अपने उपकरणों को उन्नत किया था और प्रतिरोध के लिए तैयार थी। जर्मनी के लिए कुर्स्क आखिरी मौका था अपनी बढ़त वापस पाने का। सोवियत संघ के लिए यह अपने पुनः सशक्त होने की पुष्टि करने और अंतिम विजय की ओर बढ़ने का अवसर था। दोनों सेनाओं ने युद्ध के सबसे बड़े और निर्णायक टकरावों में से एक के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुर्स्क सैलिएंट का जन्म। स्टालिनग्राद में सोवियत विजय और सर्दियों 1942-1943 के दौरान जर्मन पीछे हटने के बाद पूर्वी मोर्चे का नक्शा बदल गया। उत्तर में ओरियोल और दक्षिण में बेलगोरोद के बीच लड़ाई की रेखाओं में एक उभार बन गया। इस उभार के केंद्र में कुर्स्क शहर था। यह क्षेत्र, जो जर्मन लाइनों में पश्चिम की ओर उभरा हुआ था, स्टालिनग्राद के बाद कई क्षेत्रों को मुक्त कराने वाली सोवियत आक्रामक कार्रवाइयों का परिणाम था। जर्मनों के लिए यह उभार एक खतरे का प्रतीक था। वहां से लाल सेना कई दिशाओं में नए हमले शुरू कर सकती थी। सोवियतों के लिए यह एक महंगे मूल्य पर जीती गई अग्रिम स्थिति थी, जिसे हर हाल में बचाना था। कुर्स्क का यह उभार लगभग 250 किलोमीटर चौड़ा और 160 किलोमीटर गहरा था। सैन्य दृष्टि से इसकी आकृति में फायदे और जोखिम दोनों थे। यदि जर्मन एक साथ उत्तर और दक्षिण के किनारों पर जोरदार हमला करते, तो वे भीतर मौजूद सोवियत सेनाओं को घेर सकते थे। इस विचार को जर्मन उच्च कमान ने लाल सेना पर प्रहार करने, बड़ी संख्या में सैनिकों को नष्ट करने और पूर्व में पहल पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखा। यह उभार धीरे धीरे बना, जैसे जैसे सोवियत सेनाओं ने 1943 के पहले महीनों में जर्मन सैनिकों को पीछे धकेला। हालांकि सोवियतों की इस तेज बढ़त ने उनके खुद के सेनाओं को उजागर कर दिया। जब वे कुर्स्क में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तब जर्मन हिटलर, मैनस्टीन और मोडेल के नेतृत्व में इस उभार को कुचलने के लिए एक बड़ी आक्रामक कार्रवाई की योजना बनाने लगे। उस समय जर्मनी की सामान्य स्थिति जटिल थी। मार्च 1943 में खार्कोव को पुनः प्राप्त करने की सामरिक सफलता के बावजूद वेहरमाच ने भारी हानि उठाई थी। उसकी पैदल सेना डिवीजनों की शक्ति कम हो गई थी, और यद्यपि टाइगर और पैंथर जैसे नए टैंक तैनात किए गए थे, अधिकांश बल अब भी पुराने मॉडलों पर निर्भर थे। दूसरी ओर सोवियत संघ सैन्य पुनर्निर्माण के दौर में था। 1941 और 42 में झेले गए झटकों के बाद लाल सेना ने अपनी टुकड़ियों को बेहतर ढंग से संगठित करना, पैदल सेना, तोपखाने और टैंकों के संयुक्त हमलों का समन्वय करना और मजबूत रक्षात्मक प्रणालियां बनाना सीख लिया था। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों की सहायता से मजबूत हुआ सोवियत हथियार और वाहन उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ चुका था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, कुर्स्क का यह उभार सेनाओं के जमाव का क्षेत्र बन गया। दोनों पक्षों ने वहां विशाल मात्रा में सैनिकों, टैंकों, तोपों और विमानों को इकट्ठा किया। यह इलाका एक ऐसे मंच में बदल गया जो एक अनिवार्य युद्ध के लिए तैयार हो रहा था। जर्मन पक्ष से नियोजित अभियान को गुप्त नाम ऑपरेशन सिटाडेले दिया गया था। इसका उद्देश्य था 2 समवर्ती हमले शुरू करना, एक उत्तर से जनरल वॉल्टर मोडेल के नेतृत्व में और दूसरा दक्षिण से एरिच फॉन मैनस्टीन के कमान में। लक्ष्य था उभार को बंद करना और उसके भीतर फंसी सोवियत सेनाओं को नष्ट करना। हालांकि ऑपरेशन सिटाडेले में कई बार विलंब हुआ। हिटलर इस हमले की सही समय सीमा को लेकर संदेह में था। उसकी एक उम्मीद यह थी कि पर्याप्त टाइगर और पैंथर टैंकों की उपलब्धता तक प्रतीक्षा की जाए ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। इन देरियों ने सोवियतों को अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और कई स्तरों वाली रक्षा व्यवस्था तैयार करने का अवसर दिया, जिसमें विशाल मात्रा में बारूदी सुरंगें, तोपखाने की स्थिति और मोबाइल रिजर्व शामिल थे। जब जर्मन सैनिकों और सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे, तब सोवियतों ने भी अपनी सैन्य खुफिया को मजबूत किया। जासूसों के नेटवर्क और संचार के अवरोधन के माध्यम से सोवियत उच्च कमान, जिसे स्तावका कहा जाता था, ने जर्मन योजनाओं की सटीक जानकारी प्राप्त की। उन्हें पता था कि हमला आसन्न है। उन्हें यह भी झांक था कि वह कहां केंद्रित होगा और किन प्रकार की सेनाओं का सामना करना होगा। कुर्स्क के उभार का निर्माण और उसका एक प्रमुख सैन्य लक्ष्य में बदल जाना एक ऐसा प्रक्रिया था जिसमें क्षेत्रीय प्रगति, रणनीतिक आवश्यकताएं और एक ऐसे युद्ध की गति शामिल थी जो पहले ही बदल चुका था। कुर्स्क केवल एक भौगोलिक बिंदु नहीं था, यह वह मंच था जहां जर्मनी अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता और जहां सोवियत संघ अपनी पुनः सशक्तता को मजबूत करना चाहता।
टकराव बस शुरू होने ही वाला था। इतिहास की सबसे बड़ी टैंक सेनाएं उस युद्ध के लिए तैयार हो रही थीं, जो तय करेगा कि आने वाले वर्षों में पूर्वी मोर्चे पर किसका नियंत्रण रहेगा। ऑपरेशन सिटाडेल, जर्मन योजना और रणनीति। 1942 से 1944 की सर्दियों में मोर्चे को स्थिर करने और आंशिक रूप से खार्कोव को पुनः प्राप्त करने के बाद जर्मन उच्च कमान पूर्व में युद्ध की दिशा को बदलने का तरीका खोज रहा था। ऑपरेशन सिटाडेले को उसी अवसर के रूप में तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कुर्स्क के उभार को एक चिमटी हमले के माध्यम से कुचलना और बड़ी संख्या में सोवियत डिवीजनों को नष्ट करना था। स्टालिनग्राद की तबाही के बाद शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता से प्रेरित होकर एडोल्फ हिटलर ने इस बड़े पैमाने पर आक्रमण के विचार का समर्थन किया। कई जनरलों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं के बावजूद हिटलर इस बात पर अड़ा रहा कि कुर्स्क में जीत जर्मन पहल को पुनर्स्थापित करेगी और अग्रिम मोर्चे तथा आंतरिक मोर्चे दोनों में मनोबल को मजबूत करेगी। योजना में 2 समवर्ती हमले शुरू करने की बात थी, एक उभार के उत्तर से और दूसरा दक्षिण से। उत्तर से वॉल्टर मोडेल के नेतृत्व वाली नवीन सेना को ओरियोल क्षेत्र से कुर्स्क की ओर बढ़ना था। दक्षिण से हरमन होथ की चौथी पेंजर सेना और कैंपफ की सेना टुकड़ी को बेल्गोरोद से उत्तर की ओर हमला करना था। यदि दोनों हमले सफल होते तो उभार में मौजूद सोवियत सेनाएं फंस जाती और नष्ट हो जाती। जर्मनों ने इस अभियान के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ इकाइयों को केंद्रित करने की योजना बनाई। इसमें एसएस पेंजर कोर जैसी अभिजात इकाइयां भाग लेने वाली थीं और टाइगर तथा पैंथर जैसे नए टैंकों को तैनात किया जाना था। आशा यह थी कि इन बख्तरबंद वाहनों की तकनीकी श्रेष्ठता लाल सेना के मुकाबले संख्यात्मक कमी की भरपाई कर सकेगी। हालांकि योजना प्रक्रिया समस्याओं से भरी रही। हिटलर ने कई बार अभियान की आरंभ तिथि को स्थगित किया। प्रारंभ में अप्रैल में हमला शुरू करने की योजना थी, लेकिन पर्याप्त नए टैंकों की अनुपलब्धता और मौसम की स्थितियों के कारण योजना में देरी हुई। अंततः जुलाई 1943 की शुरुआत को अंतिम तिथि तय किया गया। इस प्रतीक्षा ने जहां जर्मनों को अधिक उपकरण एकत्र करने का समय दिया, वहीं सोवियतों को अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का अवसर भी मिल गया। अपनी खुफिया नेटवर्क की मदद से सोवियतों को यह जानकारी मिल गई थी कि कुर्स्क के उभार पर एक बड़े पैमाने पर हमला तैयार किया जा रहा है और उन्होंने उसी के अनुसार कार्य किया। एक अन्य समस्या खुद जर्मन जनरलों के बीच असहमति थी। उत्तर दिशा के हमले के प्रभारी वॉल्टर मोडेल को तेज सफलता की संभावना पर संदेह था। सोवियत किलेबंदी की बढ़ती मजबूती को देखकर मोडेल ने हमले को स्थगित करने या रद्द करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हिटलर ने इसे ठुकरा दिया। अन्य जैसे एरिच फॉन मैनस्टीन अधिक आशावादी थे। हालांकि वे भी यह मानते थे कि हमला तभी सफल हो सकता है जब सोवियतों को चौंका दिया जाए। सिटाडेला में जर्मन रणनीति में पिछली कार्रवाइयों का मूल तत्व बनाए रखा गया था। बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और हवाई समर्थन के संगठित उपयोग के माध्यम से एक बड़ी जीत प्राप्त करना। मॉडल अब भी ब्लिट्जक्रेग पर आधारित था। हालांकि 1943 की परिस्थितियां 1941 जैसी नहीं थी। लाल सेना पहले से ज्यादा मजबूत, बेहतर संगठित और बड़े हमलों का सामना करने के लिए ज्यादा तैयार थी। सेना के हिसाब से जर्मनी ने लगभग 9 लाख सैनिक, करीब 2700 टैंकों और स्वचालित तोपों, 10,000 से ज्यादा तोपों और करीब 2000 विमानों को ऑपरेशन के लिए जुटाया था। यह एक बड़ी एकत्रीकरण था, लेकिन फिर भी सोवियत रक्षा शक्ति से कम थी, जिन्होंने कुर्स्क क्षेत्र में लगभग 13 लाख सैनिक और करीब 3600 टैंक तैनात किए थे। हिटलर को विश्वास था कि नए बख्तरबंद वाहनों, खासकर टाइगर और पैंथर के उपयोग से अंतर पड़ेगा। टाइगर, जिसकी शक्तिशाली तोप और मोटा बख्तरबंद था, खुले मुकाबले में सोवियत टैंकों से बेहतर था। पैंथर, जो तेज और आधुनिक था, तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा था, जिन्हें युद्ध से पहले पूरी तरह हल नहीं किया गया था। इन दोषों के बावजूद इस पर बहुत भरोसा किया गया था कि यह शत्रु की रक्षात्मक पंक्तियों को तोड़ने में सक्षम होगा। हवाई समर्थन को भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया था। लुफ्तवाफे को सोवियत स्थिति पर आक्रमण करना था, पहले और भूसैनिक आक्रमण के दौरान, ताकि बख्तरबंद गाड़ियों के लिए रास्ता साफ किया जा सके और शत्रु प्रतिरोध को कम किया जा सके। तमाम तैयारी के बावजूद परिस्थितियां जर्मनी के लिए अनुकूल नहीं थीं। बलों के बीच संतुलन बदल चुका था, सामरिक आश्चर्य लगभग असंभव था और देरी ने लाल सेना को गहरी रक्षा पंक्तियां बनाने का अवसर दिया था,
जो खदानों, किलों और प्रतिआक्रमण के लिए तैयार आरक्षित बलों से भरी हुई थीं। ऑपरेशन सिटीडेला एक बड़ा जोखिम था। जर्मनी के लिए यह पूर्वी मोर्चे पर फिर से लाभ प्राप्त करने के लिए लगभग निराशाजनक दांव था। अगर यह असफल होता तो लाल सेना केवल प्रतिरोध ही नहीं करती, बल्कि एक स्थायी आक्रमण में बदल सकती थी, जो रूस में जर्मनी की पूरी स्थिति को खतरे में डाल सकती थी। 5 जुलाई 1943 को हफ्तों की तैयारियों और देरी के बाद हमले की शुरुआत हुई। 2 जर्मन सेनाएं एक शत्रु के खिलाफ बढ़ीं, जो पहले से ही तैयार था, खंदकों में छिपा था और प्रतिरोध करने के लिए दृढ़ था। कुर्स्क की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सोवियत तैयारी, रक्षा, खुफिया और रसद। जब जर्मनी ने कुर्स्क के सैलिएंट पर हमला करने की योजना बनाई, सोवियत संघ ने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। अपनी खुफिया नेटवर्क की बदौलत सोवियत सुप्रीम कमांड ने जल्दी ही जान लिया कि जर्मन एक बड़ी आक्रमण योजना बना रहे थे। यह जानकारी एक गहरी और अच्छी तरह से संगठित रक्षा योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण थी। सोवियत सेना, जो स्टावका के नेतृत्व में थी, ने जर्मन आक्रमण को रोकने और फिर आक्रमणात्मक स्थिति में जाने का लक्ष्य तय किया। इसे हासिल करने के लिए सोवियतों ने युद्ध के सबसे जटिल रक्षा प्रणालियों में से एक बनाई। कुर्स्क में रक्षा कोई साधारण खाई की रेखा नहीं थी। यह कई परतों वाली सुदृढ़ स्थितियों का जाल था, जिसे दुश्मन के किसी भी हमले को रोकने, थकाने और अंततः रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। सैलिएंट के चारों ओर 6 लगातार रक्षा घेरों का निर्माण किया गया था। प्रत्येक घेरा किलोमीटर लंबी खाइयों, बारूदी सुरंगों, छिपी हुई तोपखाने की स्थितियों, मशीन गन गढ़ों, टैंक रोधी अवरोधों और अच्छे से छिपे हुए शरण स्थलों से बना था। विचार यह था, जर्मन टैंकों को एकल हमले में रक्षा तोड़ने से रोकना और उन्हें कई रक्षा रेखाओं का सामना करने के लिए मजबूर करना। इस्तेमाल की गई बारूदी सुरंगों की संख्या बहुत बड़ी थी। प्रमुख अग्रिम मार्गों के साथ आधे मिलियन से अधिक टैंक रोधी और व्यक्ति रोधी बारूदी सुरंगें लगाई गई थीं। ये सुरंगें दुश्मन की प्रगति को धीमा कर देंगी और जर्मन टैंकों को धीरे धीरे मूव करने के लिए मजबूर कर देंगी, जिससे तोपखाने और टैंक रोधी वाहनों द्वारा उनका विनाश आसान हो जाएगा। सोवियत तोपखाना रक्षा में केंद्रीय भूमिका निभा रहा था। हजारों तोपों और रॉकेट लॉन्चरों को रणनीतिक क्षेत्रों में संकेंद्रित किया गया था, जो जैसे ही जर्मन अग्रिम पंक्ति को तोड़ने का प्रयास करते, बड़े पैमाने पर गोलीबारी शुरू करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा पुनः आक्रमण करने के लिए मोबाइल रिजर्व इकाइयां स्थापित की गई थीं, जो दुश्मन के किसी भी सफलता की स्थिति में तात्कालिक प्रतिकार करने में सक्षम थीं। सोवियत सेना ने अतीत से सीखा था। युद्ध के पहले वर्षों के विपरीत अब उनकी सेनाएं पैदल सेना, टैंक और तोपखाने के बीच समन्वय करने में बेहतर प्रशिक्षित थीं। इकाइयों के बीच संचार में सुधार हुआ था और सोवियत कमांडरों को युद्ध के मैदान में तेजी से निर्णय लेने की अधिक स्वतंत्रता थी। सामरिक तैयारी के मामले में सोवियत संघ ने बड़ी वसूली की थी। सन 1942 और 1944 के दौरान उनके सैन्य उद्योग ने टैंकों, तोपों, विमानों और गोला बारूद का उत्पादन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा लिया था। इस उत्पादन का अधिकांश भाग तब संभव हुआ जब फैक्ट्रियों को उराल क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो जर्मन के पहुंच से बाहर था, और अमेरिकी और ब्रिटेन से लैंड लीज कार्यक्रम के तहत आपूर्ति प्राप्त की गई थी। कुर्स्क में T-34 टैंक सोवियत बख्तरबंद बलों की रीढ़ बने हुए थे। हालांकि वे जर्मन जैसे नए टैंकों के खिलाफ अजेय नहीं थे, टाइगर उनके संख्या और उत्पादन में आसानी उन्हें एक मजबूत ताकत बनाती थी। इसके अलावा सोवियत सेना ने टैंक रोधी तोपों और विशेष इकाइयों को तैनात किया था, जो दुश्मन के आक्रमणों का सामना करने के लिए घातक हमलों में माहिर थे। वायुसेना में, हालांकि लुफ्टवाफे के पास अभी भी एक सामरिक लाभ था, सोवियत वायुसेना पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर संगठित थी। रेड एयरफोर्स केवल जमीन की ताकत का समर्थन करने में सक्षम नहीं थी, बल्कि आकाश में भी अधिक संतुलित मुकाबलों में नियंत्रण की लड़ाई भी लड़ा सकती थी। स्ट्रावका ने गहरे रक्षात्मक बल भी सौंपे थे, जो यदि जर्मन ने पहले रक्षात्मक रेखाओं को तोड़ दिया तो तत्काल इस्तेमाल के लिए तैयार थे। इन रिजर्व बलों में पूरी टैंक और पैदल सेना की सेनाएं शामिल थीं, जो युद्ध के निर्णायक क्षण में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थीं। आदेश और नियंत्रण के स्तर पर पिछले अभियानों की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर था। स्टालिन, जो पहले तात्कालिक निर्णयों में हस्तक्षेप करते थे, अब अपने जनरलों को अधिक स्वतंत्रता दे रहे थे, जैसे झुकोव, रोकोसोवस्की और वातुतिन।
इस लचीलापन ने संचालन को अधिक तेज और राजनीतिक गणनाओं से कम प्रभावित होने योग्य बना दिया। सोवियत तैयारी इतनी गहरी और सावधानीपूर्वक थी कि स्वयं सैनिक जानते थे कि वे ऐतिहासिक परीक्षण का सामना कर रहे हैं। यह सिर्फ एक क्षेत्र की रक्षा नहीं थी, बल्कि पूरी सोवियत संघ की पुनर्प्राप्ति रणनीति की रक्षा थी। अगर जर्मन ने कुर्स्क को तोड़ दिया तो सोवियत सेना को फिर से पीछे हटना पड़ता। यदि वे सफल होते तो उनके पास अंततः आक्रमण करने का अवसर होता। सोवियतों के लिए कुर्स्क सिर्फ एक और युद्ध नहीं था, यह साबित करने का समय था कि उन्होंने सीखा है, सहन किया है और अब वे जीत सकते थे। अपनी रक्षाओं की स्थिति में अपनी रिजर्व सेनाओं के साथ तैयार और अपनी ताकतों को कार्रवाई के लिए तैयार कर सोवियत सेना जर्मन हमले का इंतजार कर रही थी। हर सैनिक, हर कमांडर, हर तोपखाने की बैटरी जानती थी कि यह टकराव युद्ध के भविष्य को तय कर सकता है। प्रोखोरोव्का की लड़ाई और निर्णायक मोड़। 12 जुलाई 1943 को प्रोखोरोव्का के पास, एक छोटे से गांव के पास, इतिहास के सबसे तीव्र और रक्त रंजित टैंक युद्धों में से एक लड़ा गया। कई दिनों तक कठिन संघर्ष के बाद जर्मन बलों ने कुर्स्क के उभार के दक्षिण में प्रगति की थी। हालांकि वे सोवियत रक्षा को नहीं तोड़ पाए थे। उनकी प्रगति को रोकने और युद्ध की दिशा को बदलने के लिए लाल सेना ने इस क्षेत्र में एक विशाल पलटवार शुरू किया। एसएस पेंजर कोर, जो जर्मन सेना की कुछ सबसे अनुभवी डिवीजनों जैसे लाइबस्टांडार्ट, डास रीच और टोतेनकोप से बना था, प्रोखोरोव्का की ओर जर्मन आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था। उनके सामने गार्ड टैंक सेना का 5वां, जो जनरल पावेल रोटमिस्ट्रोव द्वारा कमांड किया गया था, उनका काम उन्हें रोकना था। संघर्ष भयंकर था। 1200 से अधिक टैंक और बख्तरबंद वाहन एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में खुले मैदानों, घाटियों और जंगलों के बीच आमने सामने थे। लड़ाई बहुत छोटी दूरी पर, कई मामलों में 500 मीटर से कम, लड़ी गई। इससे जर्मन टैंकों के भारी फायदे को आंशिक रूप से नकारा गया, जैसे कि टाइगर टैंक की लंबी दूरी की तोप। सुबह होते ही सोवियतों ने सामूहिक सामने से हमले किए। उनके हल्के और अधिक गतिशील T-34 टैंक जर्मन पदों के खिलाफ लहरों में आगे बढ़े। सोवियत रणनीति सरल लेकिन जोखिमपूर्ण थी। इतनी पास आना कि टाइगर की तोप की श्रेष्ठता को नकारा जा सके और जर्मनों को प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। लड़ाई एक अराजक संघर्षों की श्रृंखला बन गई। युद्ध के मैदान में जल्द ही नष्ट हुए वाहन, धुआं और विस्फोटों के गड्ढे भर गए। दोनों पक्षों की तोपखाना और वायुसेना निरंतर हस्तक्षेप कर रही थी, जिससे विनाश और भी बढ़ गया। इलाके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उतार चढ़ाव, घाटियां और प्राकृतिक बाधाएं जर्मन टैंकों की गति को रोक रही थीं, जो खुले मैदान में लड़ाई के लिए डिजाइन किए गए थे। सोवियत T-34 टैंक हालांकि अधिक संवेदनशील थे, इलाके का बेहतर लाभ उठाने में सक्षम थे और अप्रत्याशित स्थानों से हमला करते थे। दोनों पक्षों में भारी हानि हुई। सैकड़ों टैंक कुछ ही घंटों में नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए। पैदल सेना, जो बख्तरबंद वाहनों के साथ थी, ने भी भारी नुकसान उठाया, जो तोपखाना और मशीन गनों की क्रॉस फायर में फंस गई। सोवियतों के साहस के बावजूद गार्ड टैंक सेना का 5वां भारी हानि से ग्रस्त हुआ और एसएस पेंजर कोर को नष्ट नहीं कर पाया। हालांकि उनका आक्रमण जर्मन प्रगति को रोकने में सफल रहा। एसएस डिवीजनों की प्रगति, जो कई दिनों से जारी थी, प्रोखोरोव्का में रुक गई। युद्ध में तत्काल कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। जर्मन अपनी कुछ स्थितियां बनाए रखने में सफल रहे, लेकिन उनके पास अब आक्रमण जारी रखने की पर्याप्त ताकत नहीं थी। उनके बख्तरबंद वाहनों की हानि को प्रतिस्थापित करना मुश्किल था और समय उनके खिलाफ था। प्रोखोरोव्का में संघर्ष जारी था, जबकि मोर्चे के अन्य क्षेत्रों में सोवियत नई आक्रामक कार्रवाइयां शुरू कर रहे थे, जैसे कुर्तुझोव अभियान, जो कुर्स्क के उत्तर में था। ये आक्रामक कार्रवाइयां जर्मनों को अपनी इकाइयों और संसाधनों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए मजबूर कर रही थीं, जो पहले ऑपरेशन सिटाडेला को समर्थन देने के लिए नियोजित थे। 13 जुलाई को हिटलर ने कुर्स्क में आक्रमण को रोकने का आदेश दिया। सिसिली में मित्र राष्ट्रों के अवतरण की खबर ने रणनीतिक स्थिति को और बिगाड़ दिया। अब जर्मनी अपने बलों को केवल पूर्वी मोर्चे पर केंद्रित करने की स्थिति में नहीं था, अब उसे पश्चिमी मोर्चे पर भी रक्षा करनी थी। प्रोखोरोव्का की लड़ाई ने ऑपरेशन सिटाडेला का मोड़ चिन्हित किया। हालांकि लाल सेना ने जीवन और सामग्री की कड़ी कीमत चुकाई, उसने अपना मुख्य उद्देश्य हासिल किया, जर्मन आक्रमण को रोकना। प्रोखोरोव्का के बाद जर्मनी पूर्व में अपनी पहल को फिर से प्राप्त करने में असमर्थ हो गया। इसके विपरीत लाल सेना ने एक श्रृंखला के खिलाफ आक्रमण की तैयारी शुरू की।
जो जर्मनी को पीछे धकेल देंगे, और वह मार्ग शुरू होगा जो अंततः बर्लिन तक जाएगा। प्रोखोरोव केवल एक टैंक की लड़ाई नहीं थी, यह वह क्षण था जब पूर्वी मोर्चे पर युद्ध ने निर्णायक रूप से बदल लिया। इसके बाद वर्माश्ट फिर कभी पूर्वी मोर्चे पर एक बड़ा आक्रमण नहीं करेगा। लाल सेना ने युद्ध पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसे संघर्ष के अंत तक नहीं छोड़ा। सोवियत जवाबी हमला और जर्मन आक्रमण का पतन। प्रोखोरोव्का की लड़ाई और सिटीजन ऑपरेशन के निलंबन के बाद रेड आर्मी ने तुरंत बचाव से आक्रमण की ओर रुख किया। सोवियत योजनाएं जो लड़ाई से पहले ही तैयार की गई थीं, लगभग तुरंत लागू हो गईं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, जर्मन थकान का लाभ उठाना और कुर्स्क के उभार के सभी क्षेत्रों में क्षेत्र पुनः प्राप्त करना। पहली बड़ी पलटवार ऑपरेशन कुतुझोव थी, जिसे 12 जुलाई को उभार के उत्तरी क्षेत्र ओरियोल के क्षेत्र में लॉन्च किया गया था। सोवियत सेनाएं, जिन्हें टैंक, इन्फेंट्री और आर्टिलरी से सशक्त किया गया था, जर्मन नवे आर्मी की स्थिति पर हमला करने के लिए आईं, जिसका नेतृत्व वॉल्टर मॉडल कर रहे थे। शुरुआत से ही जर्मन, जो ऑपरेशन सिटीजन से पहले ही कमजोर हो चुके थे, दबाव को रोकने में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। लड़ाई तीव्र थी। सोवियत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, एक मजबूत प्रतिरोध और ठोस किलेबंदी का सामना करते हुए। हालांकि जर्मन लगातार नहीं टिक सकते थे। हर दिन जो बीतता उनकी रेखाएं और कमजोर हो रही थीं। जुलाई के अंत तक जर्मन उभार ओरियोल गिर पड़ा। सोवियत सैनिकों ने शहर को फिर से कब्जा कर लिया और उत्तरी क्षेत्र में सामान्य पलटवार को मजबूर किया। साथ ही दक्षिणी क्षेत्र में रेड आर्मी ने अगस्त की शुरुआत में ऑपरेशन रूमियांत्सेव लॉन्च किया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य बेल्गोरोद और खार्किव शहरों को मुक्त करना था। लिए वोरोनज फ्रंट और स्टेपी फ्रंट, जिनका समर्थन टैंकों और आर्टिलरी की बड़ी एकत्रित ताकत से था, ने जर्मन स्थिति पर जोरदार हमला किया। थके हुए और अपनी रिजर्वों से थका हुआ जर्मन सोवियत आक्रमण को रोक नहीं पाए। 5 अगस्त को सोवियत सैनिकों ने बेल्गोरोद को मुक्त कर लिया। उसी दिन मास्को में जश्न के रूप में तोपों की सलवाएं चली। यह युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण विजय की याद में पहली बार ऐसा आयोजन किया गया था। खार्किव शहर अगला लक्ष्य था। हालांकि जर्मन, जो मैनस्टीन के नेतृत्व में थे, एक मजबूत रक्षा व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे थे, सोवियत दबाव बहुत अधिक था। कठिन शहरी लड़ाइयों के सप्ताहों बाद खार्किव को अंततः 22 अगस्त 1943 को मुक्त किया गया। खार्किव की हार पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना के लिए एक विनाशकारी धक्का था। इसका मतलब केवल एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और औद्योगिक शहर की हार नहीं थी, बल्कि इसने जर्मन के लिए उस क्षेत्र में पहल को फिर से हासिल करने की किसी भी संभावना का अंत भी कर दिया। कुतुझोव और रूमियांत्सेव ऑपरेशनों का संयोजन सिटीजन ऑपरेशन की पूरी विफलता को दर्शाता था। न केवल उन्होंने कुर्स्क के उभार को नष्ट करने में विफल रहे, बल्कि वे और भी अधिक क्षेत्र खो बैठे। उस क्षण से रेड आर्मी ने बिना किसी रुकावट के पूर्वी मोर्चे पर आक्रमण जारी रखा, जब तक युद्ध का अंत नहीं हुआ। सोवियत पलटवार ने यूएसएसआर की सैन्य प्रगति को भी दिखाया। इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी और वायुसेना के बीच समन्वय में अत्यधिक सुधार हुआ था। आक्रमणों की योजना गहराई से बनाई जाती थी, जिसमें स्पष्ट लक्ष्य, मोबाइल रिजर्व और एक ऐसी लॉजिस्टिक प्रणाली थी जो लगातार पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। दूसरी ओर जर्मन स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। कुर्स्क और बाद की आक्रमणों में हुई हानि को आसानी से नहीं बदला जा सकता था। अब जर्मनी को 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़ा। पूर्व में एक मजबूत होते रेड आर्मी के खिलाफ और पश्चिम में सिसिली में लैंडिंग के बाद नई सहयोगी आक्रमणों की बढ़ती धमकी के साथ। इसके अलावा पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सैनिकों का मनोबल गिरने लगा था। एक तेज और निर्णायक विजय की अवधारणा गायब हो गई थी। वास्तविकता अब एक प्रतिरोध युद्ध बन गई थी, जिसमें दुश्मन हर दिन अधिक आक्रामक और बेहतर तैयार दिख रहा था। रणनीतिक स्तर पर परिणाम स्पष्ट थे। कुर्स्क से जर्मनी पूर्व में एक रक्षात्मक स्थिति में चला जाएगा। बाद में कोई भी आक्रमण सीमित होगा और युद्ध के सामान्य दिशा को नहीं बदलेगा। इसके विपरीत रेड आर्मी ने न केवल अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि आत्मविश्वास भी प्राप्त किया। कुर्स्क, ओरियोल, बेल्गोरोद और खार्किव की जीतों ने यह साबित कर दिया कि सोवियत सैन्य मशीन बड़ी आक्रामक अभियानों के लिए तैयार थी। यूक्रेन, बेलारूस और अंत में पोलैंड और जर्मनी की ओर आगे बढ़ने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। कुर्स्क के बाद सोवियत पलटवार सिर्फ एक सामरिक प्रतिक्रिया नहीं था, यह अंतिम आक्रमण की शुरुआत थी,
जो 2 साल बाद बर्लिन के पतन तक पहुंचेगा। कुर्स्क के परिणाम। पूर्वी मोर्चे पर अपरिवर्तनीय परिवर्तन। कुर्स्क की लड़ाई, साथ ही उसके बाद की आक्रमणों ने द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाया। कुर्स्क के बाद नाजी जर्मनी ने हमेशा के लिए पूर्वी मोर्चे पर पहल खो दी। उसके बाद रेड आर्मी ने निरंतर आक्रमण जारी रखा और 1945 में बर्लिन तक पहुंची। ऑपरेशन सिटीजन की विफलता केवल एक सैन्य हार नहीं थी, यह इस बात की स्वीकृति थी कि वेहरमाच्ट अब पूर्व में युद्ध जीतने में सक्षम नहीं था। जर्मनी की आक्रमण क्षमता, जो तेज और रणनीतिक हमलों पर आधारित थी, कुर्स्क में नष्ट हो गई। उसके बाद जर्मनी एक रक्षात्मक रणनीति पर चला गया, सोवियत आक्रमण को रोकने की कोशिश करते हुए, न कि युद्ध की गति को निर्धारित करने की। कुर्स्क में जर्मन भौतिक नुकसान भारी थे। हालांकि रिपोर्टें अलग अलग हैं। अनुमान है कि जर्मन लगभग 500 टैंक और सैकड़ों विमान खो बैठे, साथ ही हजारों सैनिक मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। लेकिन भौतिक नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण था आत्मविश्वास की हानि। जर्मन सेना में मनोबल, जो पहले ही स्टेलिनग्राद से आहत था, एक और गिरावट का सामना कर रहा था। सोवियत खेमे में कुर्स्क ने रेड आर्मी की पूर्ण पुनर्प्राप्ति की पुष्टि की। उन्होंने केवल जर्मन हमले का प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि तुरंत आक्रमण की ओर बढ़ गए, जो पहले के अभियानों की तुलना में योजना, समन्वय और निष्पादन में बहुत अधिक सक्षम था। औद्योगिक दृष्टिकोण से कुर्स्क ने सोवियत रणनीतिक लाभ भी दिखाया। जबकि जर्मनी अपनी हानि को भरने के लिए संघर्ष कर रहा था, सोवियत संघ टैंक, विमान और आर्टिलरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन बनाए रखता था, जो जर्मन क्षमता से बहुत अधिक था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से प्राप्त लॉजिस्टिक समर्थन ने सोवियत युद्ध प्रयास को और मजबूत किया। राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर कुर्स्क ने पूर्वी यूरोप में जर्मन प्रभाव के पतन को तेज किया। जैसे जैसे रेड आर्मी पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, जर्मनी के सहयोगी देशों जैसे रोमेनिया, हंगरी और बुल्गारिया ने युद्ध में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना शुरू किया। पश्चिम में सहयोगी देशों ने कुर्स्क की लड़ाई के विकास को ध्यान से देखा। सोवियत संघ की प्रतिरोध करने और फिर आक्रमण करने की क्षमता ने ग्रेट अलायंस के भीतर सहयोग को मजबूत किया। इसने सहयोगी कमांडरों को यह यकीन दिलाया कि यूरोपीय पश्चिमी मोर्चे पर दूसरा मोर्चा खोलना अब और भी जरूरी था, ताकि तीसरे रिच के पराजय को सुनिश्चित किया जा सके। सैन्य दृष्टिकोण से कुर्स्क ने महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। ब्लिट्जक्रेग का युग समाप्त हो गया था। तेज गति और गहरी घुसपैठ वाली युद्ध रणनीतियां, जो 1929 और 1940 में जर्मन अभियानों की पहचान थीं, अब एक तैयार, अच्छी तरह से आपूर्ति की गई और गहरी रक्षा प्रणाली वाले दुश्मन के खिलाफ संभव नहीं थीं, जैसा कि सोवियत संघ ने बनाई थी। आगे चलकर वेहरमाच्ट को एक स्थिति युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें कम सैनिकों और आवश्यक संसाधनों के साथ विस्तृत मोर्चों की रक्षा करनी पड़ी। इस स्थिति ने आदेशित वापसी, स्थानीय पलटवारों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, लेकिन कभी भी पूर्व में बड़े पैमाने पर आक्रमण नहीं हुआ। सोवियत संघ के लिए कुर्स्क एक स्पष्ट संकेत था कि अंतिम विजय संभव थी। बड़े पैमाने पर आक्रमणों की योजना बनाने का अनुभव, हथियारों का संयोजित उपयोग और आक्रमणात्मक गति बनाए रखने की क्षमता आगामी अभियानों में उपयोग की गई। यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड और अंत में जर्मनी में कुर्स्क के मानवतावादी परिणाम विशाल थे। कुछ ही हफ्तों में दर्जनों हजारों सैनिक मारे गए। कुर्स्क, ओरियोल और बेल्गोरोद के ग्रामीण क्षेत्र तबाह हो गए, जहां बख्तरबंद वाहनों के अवशेष और युद्ध से नष्ट हुए गांव बिखरे पड़े थे। हालांकि रेड आर्मी और समग्र रूप से सोवियत संघ के लिए यह लागत आवश्यक मानी गई। कुर्स्क वह निर्णायक कदम था जिसने सुनिश्चित किया कि युद्ध कभी भी रूस के दिल में वापस न लौटे। इस विजय ने रेड आर्मी को एक ऐसी सैन्य मशीन में बदल दिया जो दुश्मन के क्षेत्र में युद्ध ले जाने में सक्षम थी। कुर्स्क की लड़ाई ने पूर्व में जर्मन आक्रमणों के अध्याय को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद यूरोप में युद्ध का इतिहास जर्मन पलटवारों, सोवियत आक्रमणों और तीसरे रिच के धीरे धीरे पराजित होने की कहानी बन गई। सबसे बड़े टैंक युद्ध के गवाह। कुर्स्क की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी मुठभेड़ों में से एक थी। आंकड़ों और सैनिकों की चालों से परे वहां लड़े सैनिकों का अनुभव संघर्ष की कठोरता की सीधी झलक प्रदान करता है। सोवियत पक्ष से इन्फेंट्री के सैनिक अलेक्जेई स्मिर्नोव ने जर्मन हमले से पहले के दिनों को याद किया। हमें पता था कि वे आ रहे थे।
हर रात हम उनके टैंकों के इंजन की आवाज सुनते थे। कोई भी ठीक से नहीं सोता था। हम रुकने के लिए तैयार हो गए थे, यह जानते हुए कि पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। जब हमले से पहले का बमबारी शुरू हुआ तो सोवियत तोपची इवान पेट्रोव ने उस क्षण को शोर और विस्फोटों से उड़ी मिट्टी के तूफान के रूप में वर्णित किया। जर्मन तोपें घंटों तक मारा करती थीं। हम सिर नहीं उठा सकते थे। हमें लगता था कि हम पहले ही दिन में नहीं बचेंगे। जर्मन भी जानते थे कि यह ऑपरेशन सरल नहीं होगा। हेनरीच रॉयटर, टोटेनकॉफ डिवीजन के एक सैनिक, ने अपनी डायरी में लिखा, हम हर मीटर पर बंदूक के गोलीबारी में बढ़ रहे थे। हर सोवियत स्थिति को आखिरी आदमी तक बचाव किया गया था। मैंने कभी इतनी संगठित प्रतिरोध नहीं देखा। प्रोखोरोवका के आसपास के युद्धों में टैंकों की लड़ाई विशेष रूप से भीषण थी। T-34 के चालक सर्गेई एंटोनोव ने जर्मन बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ अग्रिम को याद किया। जटिल रणनीतियों के लिए समय नहीं था। हम सीधे उनकी तरफ बढ़ते थे। धुआं, धूल और शोर सब कुछ ढक लेते थे। कभी कभी दुश्मन सिर्फ कुछ मीटर दूर नजर आता था। जर्मन बलों, जो अपने टाइगर टैंकों की श्रेष्ठता में विश्वास करती थीं, ने अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना किया। एक H.H. पेंजर कोर के अधिकारी ने नोट किया, हमारे टैंक मजबूत थे, लेकिन वे ज्यादा थे। हर बार जब हम एक टैंक को नष्ट करते, ऐसा लगता था कि 3 और आ जाते थे। यह कोई रणनीतिक युद्ध नहीं था, यह एक प्रतिरोध की लड़ाई थी। इन्फेंट्री, चाहे जर्मन हो या सोवियत, ने भारी नुकसान झेला। खाइयां, खदान के क्षेत्र और निरंतर बमबारी ने बिना जोखिम के मूवमेंट को लगभग असंभव बना दिया। सोवियत नर्स व्लादिमीर कुजनेत्सोव ने बताया कि कई घायल सैनिकों को समय पर निकाला नहीं जा सका। हम जो कर सकते थे वही करते थे। हम उन्हें भूमिगत अस्थायी शरण में ले जाते थे, लेकिन कई बच नहीं पाते थे। पानी की कमी और कम भोजन ने स्थितियों को और बिगाड़ दिया। सैनिकों को दिन रात खाइयों में या विस्फोटों से बने गड्ढों में बिताने पड़ते थे। गर्मी के कारण घाव तेजी से संक्रमित हो जाते थे और बीमारियां थक चुके सैनिकों में फैलने लगीं। भूभाग ने भी सब कुछ जटिल बना दिया था। खाइयां, नदियां और कीचड़ से भरे खेत हमलावरों और रक्षकों दोनों की गति को धीमा कर रहे थे। एक जर्मन तोपची कमांडर ने युद्ध भूमि का वर्णन किया। यह कीचड़, मुड़े हुए स्टील और लाशों का एक ढेर था, जहां गति धीमी और खतरनाक थी। युद्ध ने गहरे घाव छोड़े। जिन सैनिकों ने जीवित रहते हुए याद किया, उन्होंने उस लड़ाई को निरंतर दुख और कष्ट के रूप में याद किया। कुछ के लिए यह वास्तविक युद्ध का पहला अनुभव था, दूसरों के लिए यह पहले की अभियानों में देखी गई क्रूरता की पुनरावृत्ति थी। दोनों सेनाओं के बीच प्रेरणा में भिन्नताएं भी गवाहों के बयानों में स्पष्ट थीं। सोवियत सैनिकों के लिए कुर्स्क की रक्षा अपने देश की रक्षा करना था। इसके विपरीत कई जर्मन सैनिकों के लिए पहले से ही एक निश्चित विजय की भावना गायब हो चुकी थी। लड़ाई को अब जीने के लिए संघर्ष के रूप में देखा जा रहा था, न कि विजय प्राप्त करने के रूप में। जैसे जैसे जर्मन आक्रमण विफल हो रहा था, एकत्र किए गए गवाहों के बयान यह दर्शाते हैं कि सैनिकों का मनोबल बदलने लगा था। सोवियत सैनिकों ने बढ़ती आत्मविश्वास के बारे में बात की। हर दिन जो वे प्रतिरोध करते थे, हर पलटवार जो वे करते थे, यह एक संकेत था कि वे जीत सकते थे। इसके विपरीत जर्मन सैनिकों में यह विचार बसने लगा था कि अब पूर्वी मोर्चे पर युद्ध जीता नहीं जा सकता। जर्मन अधिकारियों ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। युद्ध के बाद एक अधिकारी ने लिखा, कुर्स्क में हम केवल टैंक नहीं खोए, हमने युद्ध के शर्तों को निर्धारित करने की उम्मीद खो दी। युद्ध के अंत में युद्ध भूमि ने संघर्ष के पैमाने को दर्शाया। पूरे गांव नष्ट हो गए थे। खेतों में नष्ट हुए वाहन, तोप खाने के गड्ढे और छोड़ दी गई खाइयां भरी हुई थीं। जो लोग जीवित बचे, उनके लिए कुर्स्क एक अत्यधिक प्रतिरोध की लड़ाई के रूप में अंकित हो गया था, जहां जीवित बचना खुद में एक उपलब्धि था। ये गवाहियां, जो बाद के वर्षों में इतिहासकारों द्वारा एकत्र की गईं, युद्ध की वास्तविकता की सीधी झलक प्रस्तुत करती है। रणनीतियों और आंकड़ों से परे कुर्स्क की लड़ाई हजारों सामान्य पुरुषों द्वारा अनुभव की गई, ऐसी स्थितियों में जो उनके शारीरिक और मानसिक प्रतिरोध की सीमाओं को परखने वाली थीं। कुर्स्क की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े संघर्षों में से एक थी। जर्मनी ने लगभग 9 लाख सैनिकों, 2700 टैंकों और 10,000 से अधिक तोपों को जुटाया था ताकि रेड आर्मी को कुचल सके। इसके विपरीत सोवियत संघ ने 1,03,00,000 सैनिकों और 3,600 टैंकों को तैनात किया, जो 6 रक्षा पंक्तियों में संगठित थे। जर्मन आक्रमण 5 जुलाई 1943 को शुरू हुआ, लेकिन खदानों का क्षेत्र
सोवियत प्रतिरोध और संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण आक्रमण धीमा और खूनी हो गया। 12 जुलाई को प्रोखोरोव्का में 1200 से अधिक टैंक आपस में भिड़ गए और यह पूरे युद्ध का सबसे तीव्र संघर्षों में से एक था। वहां जर्मन आक्रमण पूरी तरह से रुक गया। कुछ ही समय बाद रेड आर्मी ने अपनी पलटवार शुरू की और ओरियोल, बेल्गोरोद और खारकोव जैसे शहरों को मुक्त कर लिया। जर्मनी ने लगभग 500 टैंक, सैकड़ों विमान और दसियों हजार सैनिक खो दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने पूर्वी मोर्चे पर फिर से आक्रमण करने की संभावना खो दी। कुर्स्क के बाद रेड आर्मी निरंतर आगे बढ़ी और 1945 में बर्लिन की गिरावट तक इसका सिलसिला जारी रहा। सोवियत उद्योग, जो पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन से भी मजबूत हुआ, यह सुनिश्चित किया कि 1941 की आपदा फिर से न हो। जो सैनिक कुर्स्क में लड़े, उनके लिए यह अत्यधिक प्रतिरोध की एक लड़ाई थी। इतिहास के लिए यह वह क्षण था जब यूरोप में युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल गई।